प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। पीडीएम का पहला जलसा एक अच्छा पावर शो बनता हुआ नज़र आ रहा है। मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ के और मुख्तलिफ सियासी शख्सियात के जो काफ़िले हैं वो अब जलसागाह की तरफ पहुँच रहे हैं। एहसन इकबाल साहब एक जगह से निकले हुए हैं, ख्वाजा आसिफ साहब अलग काफ़िले के साथ आ रहे हैं, बिलावल अलग जा रहे हैं, मरियम साहबा का जो काफ़िला है वो चल रहा है, फिर लाहौर से एग्ज़िट कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब भी अपने कारकुनों के साथ। तो ये तमाम लोग जलसागाह की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि मजमूई तौर पर एक अच्छा पावर शो करने में अपोजिशन कामयाब हुई है या हो जाएगी। अब जलसा कुछ देर में शुरू हो जाएगा। एक जो कारकुनों के अंदर एक फील या एक एनर्जी दिखने में आनी चाहिए, वो किसी हद तक बहरहाल मुख्तलिफ जगहों पर दिखाई दे रही है। बहरहाल वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो इस फील को ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जलसागाह में क्या हालात हैं, ये तो हम जानेंगे। फिर जो काफ़िलों के साथ हमारे रिपोर्टर्स मूव कर रहे हैं उनसे भी बात करेंगे और हमारे जो सीनियर तज्ज़ाकार हैं वो भी प्रोग्राम में अपनी राय देंगे। तो मेरे साथ ओरिया मकबूल साहब तशरीफ़ फरमा होंगे, इरशाद अहमद आरिफ साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं और नसरुल्लाह मलिक साहब। तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। लेकिन मैं आगाज़ करना चाहूँगा जिन्ना स्टेडियम से। हमारे साथ रफ़ीक मुग़ल साहब मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर हैं। रफ़ीक मुग़ल साहब, अभी अगरचे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, रास्तों में हैं, पहुंचे नहीं हैं, काफ़िले भी आ रहे हैं और ज़्यादातर लोग अपने अपने जो सियासी शख्सियात हैं उनके साथ, अपने लीडर्स के साथ आ रहे हैं, लेकिन लुक एंड फील कैसी है यहाँ स्टेडियम में? जी बिल्कुल, स्टेडियम में अगर गहमा गहमी की बात की जाए तो स्टेडियम में एक कारकुनान की तादाद जो है वो पहुँच चुकी है। तकरीबन 12 से 14 हज़ार कारकुनान इस वक्त जिन्ना स्टेडियम में मौजूद हैं और जो जलसागाह मुख्तस की गई है कारकुनान के लिए, अगर ये जलसागाह खचाखच भर जाए तो यहाँ पर तकरीबन 20 हज़ार के लगभग लोग जो हैं वो समा सकते हैं, बैठ सकते हैं यहाँ पर। तो अभी तक जलसागाह में काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश जो है वो बाकी हैं। जो मैं आपको स्टेडियम की तफसील बताऊँ तो इस स्टेडियम में जो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं लोगों के बैठने के लिए, तमाशाइयों के बैठने के लिए, वो तकरीबन 16.5 से 17 हज़ार लोग जो हैं वो बैठ सकते हैं। जो ग्राउंड है अगर वो मुकम्मल तौर पर ग्राउंड भर जाए तो उसमें 12 से 14 हज़ार लोग आ सकते हैं। तो जलसागाह को तरतीब इस तरह से दिया गया है कि आधी ग्राउंड जो है वो बिल्कुल स्टेज और स्टेज के आगे जो जगह छोड़ी गई है और स्टेज के पीछे जहाँ पर कायदीन की गाड़ियाँ आएंगी वो जो छोड़ दी गई, तकरीबन 200 से 250 फीट जगह जो है वो छोड़ दी गई है। स्टेडियम तकरीबन 40% स्टेडियम जो इसी तरह खाली है और 60% स्टेडियम में जो है वो कारकुनान मौजूद हैं। तो इस तरह उनकी तादाद जो है ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 हज़ार लोग जो हैं वो स्टेडियम में आ सकते हैं। आमतौर की बात की जाए, कायदीन के हवाले से बात की जाए तो अभी तक कोई भी ऐसा बड़ा नाम जवेद हाशमी के अलावा अभी तक कोई स्टेज पर है, वो तो नहीं आ रहा। मरियम रास्ते में है लोग, ये बात तो ठीक है। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि ये इस वक्त जो कुल मिलाकर आप कह रहे हैं ग्राउंड में कुर्सियां जो नशस्तें लगी हुई हैं वो मिलाकर, ये कुल मिलाकर बता रहे हैं कि गुंजाइश 20 हज़ार लोगों की है, या अगर लोग कुर्सियां छोड़ दें और यहां पर आकर खड़े होकर जलसा, जिस तरह से जलसे का माहौल होता है उस तरह से हो, तो कितने लोग इस जलसागाह में आ सकते हैं? गुंजाइश कितनी है? गुंजाइश का ही मैं बता रहा हूँ कि अगर ये मुकम्मल तौर पर जलसागाह जिसे कहते हैं कि खचाखच भर चुकी है, अगर जब ये खचाखच भर जाएगी तो इसमें 20 हज़ार के करीब लोग आ सकते हैं। तो वो भरने वाला जो चैलेंज था हुकूमत का, गुंजाइश है वो जो, इसीलिए ये इसकी तादाद जो है वो 12 से 14 हज़ार के लगभग चैलेंज किया था हुकूमत ने कि आप इस जलसागाह को भर के दिखाएं। वो चैलेंज जो एक्सेप्ट किया था पीडीएम के लोगों ने, वो आप चैलेंज पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, यानी मुकम्मल तौर पे भरने वाला चैलेंज? जी, अगर उस चैलेंज की बात की जाए, शिबली फराज ने जो चैलेंज किया था कि इस स्टेडियम को भर के दिखाया जाए, तो इस स्टेडियम की बात की जाए तो ये स्टेडियम नून लीग जो है वो 2011 में अकेले ही भर चुकी है। उसके बाद 2017 में शबाशी में जलसा किया तो अच्छी खासी तादाद थी, लेकिन अभी सिनेरियो जो है वो चेंज है। अभी 11 जमातें मिलकर जलसा कर रही हैं, 11 जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, मौलाना फजल रहमान की जमात में शामिल है। अगर ये जलसा भर के जाए तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने रफीक मुगल साहब, लेकिन वो नीचे आ लेकिन मसला ये कि चूंकि अब जाहिर है ये गुजरांवाला में हो रहा है जहां से मुस्लिम लीग नून ने क्लीन स्वीप किया हुआ है,
तो ज़्यादातर जो पार्टिसिपेशन है वो पीएमएलएन के वर्कर्स ही की रहेगी। उतनी तादाद में यहाँ पर गुजरांवाला में होने वाले जलसों में शायद पीपल्स पार्टी के कारकुनान पंजाब से अगर शिरकत कर रहे हैं तो इतने ज़्यादा नहीं होंगे, जेयूआई के भी उतने ज़्यादा नहीं होंगे। अब इरशाद साहब मुझे ये बताइए कि एक जलसे को कामयाब करार देने के लिए कि जिसमें कैमरे की आंख जहां तक देख पा रही हो वहां तक अगर लोग नजर आ रहे हैं तो हम कहते हैं कामयाब जलसा है, और अगर 25, 30, 35 हज़ार लोग अगर किसी जलसे में मौजूद होते हैं तो उसको एक कामयाब जलसा कहा जाता है। स्टेज पर खड़े होकर लोग अगर ये कह दें कि जी इंसानों का ठाठे मारता समंदर है तो वो भी गलत करार नहीं दिया जाता, तो उस लिहाज से तो जलसा कामयाब लग रहा है। देखिए, मेरे नज़दीक दो चीज़ें हैं। एक तो पहली चीज़ है कि अगर ये स्टेडियम पूरे का पूरा भर जाए तो ये भी कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी वजह से हम ये कहें कि जी उसका इम्पेक्ट ये होगा कि इमरान खान साहब की हुकूमत हिलने लगेगी। एक तो ये है सोचने का अंदाज और देखने का अंदाज। मैंने कभी इस बात पे गौर नहीं किया और ना इस बात को अहमियत दी है कि कुर्सियां गिनी जाएं, लोग गिने जाएं। देखना यह होता है कि सियासी जमातों के जो लीडरशिप है, जो उसका सपोर्टर है, जो उसका कारकुन है, वो उसके अंदर अज़्म और इरादा कितना मजबूत है और वो क्या करना चाहते हैं, और फिर उसकी बुनियाद पर ही ये कोई तजिया किया जा सकता है। ये लोग ये जलसा अगर यानी स्टेडियम नहीं भरता तो ये नाकामी ज़रूर होगी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ये उसको पीपल्स पार्टी वाले तो जीटी रोड की पार्टी कहते हैं, और ये जीटी रोड पर जलसा हो रहा है। तो अगर गुजरांवाला, लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, ये सारे एरियाज़ यहाँ से पीपल्स पार्टी और नून लीग के ही लोग कामयाब हुए हैं, अगर वो एक स्टेडियम भी जो 30-35 हज़ार की कैपेसिटी का है नहीं भर सकते तो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल होगी। लेकिन अगर भर जाए तब भी कोई ताज्जुब अंगेज़ बात नहीं होगी, हैरान कुन बात नहीं होगी। ये स्टेडियम भरना चाहिए और इतने लोग होने चाहिए। लेकिन असल में देखना यह है कि ये अगर स्टेडियम भरता है, ये कामयाब पावर शो होता है, तो उसके नतायज क्या होंगे अपोजिशन के लिए, हुकूमत के लिए। अच्छा, ये अगर इस ये पहलू है जो काबिल गौर है। मैं इस पर पहलू पर अलग से बात करना चाहता हूं आपसे और सबसे कि इसके सियासी असरात क्या मुरतब होंगे अगर ये कामयाब पावर शो होता है। लेकिन पहले मैं एक चीज़ नसरुल्लाह मालिक साहब मुझे ये बताइए, एक तो यह है ना कि जैसे शाह साहब ने कहा कि कहा जाता है कि जीटी रोड की पार्टी है या जीटी रोड पर सबसे ज़्यादा मकबूल है। अब बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से नाम शाहदार साहब ने बताया कि नारोवाल है जी, सियालकोट है, वहाँ से दाएं बाएं से जो डिस्ट्रिक्ट लग रहे हैं वहाँ पर। अब वहाँ के जो एमएनएज, और ख़ुद गुजरांवाला को क्लीन स्वीप किया हुआ है पीएमएलएन ने, तो एमएनएज और एमपीएस की तादाद अगर 80-90 भी है इनके कुर्बो जवाब के डिस्ट्रिक्ट्स में, और हर बंदा 400-500 बंदे लेकर आ जाता है, तो ये 30-35 लोग करना, 30-35 हज़ार लोग करना तो कोई मसला ही नहीं है। सवाल मेरा आपसे ये है कि आपके ख्याल में क्या पीडीएम अपने कारकुनों के अलावा आवाम को शामिल करने में कामयाब हुई है इस जलसे में या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर बात की जाए, इसमें कोई शक नहीं कि गुजरांवाला और ये गुजरांवाला डिवीजन ख़ास तौर पे जहाँ जलसा हो रहा है वहाँ पे पीएमएलएन का वोटर है, वहाँ से पीएमएलएन जीती हुई है। फिर इस लाहौर से ये जुलूस मौलाना फजल रहमान लेके गए, मरीम नवाज़ लेके निकली हुई हैं, शाहदरा पहुँची अभी इस वक्त, वो भी एक गढ़ समझा जाता है पीएमएलएन के वोटर्स का। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप इस पूरे जो रैलियाँ अब तक हैं, बिलावल भुट्टो का जुलूस जो वज़ीराबाद से निकला हुआ पहुँच रहा है गुजरांवाला की तरफ, उसको अगर आप देखें, फिर मरीम नवाज़ के अगर आप जो रवानगी है उसको देखें, फिर मौलाना फजल रहमान के जो कारकुनान है साथ, तो एक बड़ा कामयाब जलसा इसे शुमार किया जाएगा गुजरांवाला में। बड़ी तादाद के अंदर गुजरांवाला शहर के अंदर भी आप देखें अगर लोगों की जो वहाँ पे शिरकत है, अच्छी खासी तादाद है जो स्टेडियम से बाहर मौजूद है, सड़कों पर भी मौजूद है। जो भी वहाँ कॉरेस्पॉन्डेंट्स मौजूद हैं जो रिपोर्ट कर रहे हैं वहाँ से जो वीडियोज़ आ रही हैं वो ये बताती हैं कि एक बड़ा जलसा होगा। यकीनी बात है, सेंट्रल पंजाब पीएमएलएन का गढ़ समझा जाता है। यहाँ पीएमएलएन की सपोर्ट भी ज़्यादा है, पब्लिक में भी सपोर्ट है। वोटर्स, जब वोटर्स एक पार्टी के साथ हैं तब उसे पब्लिक सपोर्ट ही कहते हैं। इन एरिया से पीएमएलएन जीती भी हुई है। तो मैं समझता हूँ फिर दूसरा, गवर्नमेंट की अपनी कुछ कोताहियाँ हैं जिसको आप बारहा हम डिस्कस भी करते हैं। गवर्नेंस नहीं है, महंगाई है, बेरोजगारी है, और जो हुकूमत ने वादे किए थे जो भी अवाम के साथ, उसमें काफ़ी हद तक हुकूमत अब तक नाकाम हुई है पूरे करने में। उसकी जो भी दलील दी जाए, हुकूमत के पास तो एक ही दलील है, माजी के हुक्मरानों की गलती। आज भी आप देखें पार्लिमानी पार्टी में क्या हुआ है, वहाँ पे नूर आलम खान, सनाउल्लाह मस्ती खेल उठ के खड़े हुए, प्राइम मिनिस्टर से कहा कि आपकी टीम नाकारा है, यानी वजीर आजम की कैबिनेट के ऊपर एतराज़ात किए जा रहे हैं।
तो फिर कहा गया कि महंगाई आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें हलकों में मुश्किलात हैं, हम लोगों से बातचीत नहीं कर सकते। तो इसलिए आप देखें लोगों के अंदर ये गुस्सा बहरल है, लोगों के अंदर जो अदम एतमादी हुकूमत के ऊपर है, उसकी वजह बेसिकली है कि हर बंदा सोचता है कि उसे महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। और साहब आपके ख्याल में वो लोग जिन्होंने पीटीआई को वोट किया था और वो महंगाई की वजह से या बैड गवर्नेंस की वजह से या किसी भी वजह से अगर वो नाराज हैं हुकूमत से, तो क्या आपके ख्याल में वो इन जलसों में शिरकत करने के लिए, यानी वो अवामी सपोर्ट इन जलसों को मिलेगी, या आज का जलसा जो है उसमें कारकुनों के अलावा वो लोग भी शामिल होंगे? देखें, अगर तो अवामी सपोर्ट होती तो वो अपना मरियम नवाज की रायवंड से शुरू हो जाती और वो उसको साथ लेके चलते, और वो अवामी सपोर्ट बड़ी अजीबोगरीब चीज होती है। आखिरी जो अवामी सपोर्ट हमने किसी तौर पर अब तक देखी है वो इफ्तिखार चौधरी के साथ देखी है, कि कोई पार्टी साथ नहीं थी लेकिन जनरल पब्लिक निकली थी। वर्कर्स का जलसा करना पाकिस्तान के अंदर हर कोई कर सकता है। बस्ती पंचायत के अंदर भी अगर आज वहां कुछ मसला हो जाए तो तमाम हमारी अकलियती ईसाई भाई इकट्ठे हो जाएं तो इससे बड़ा जलसा हो जाता है। पब्लिक क्या सोच रही है? पब्लिक अभी कल इन लोगों से गैर मुतमईन हुई है, उसके बाद पब्लिक का एक दूसरा ख्वाब टूटा है। मैं आज आपको बताऊं कि गुज़श्ता तकरीबन 10 साल की जो सियासी मूवमेंट है, ये मूवमेंट जो है वो मैचों की मूवमेंट हो चुकी हुई है। लोग अब जलसे में नहीं जाते, लोग अब सिर्फ देखते हैं यहां बैठ के टीवी के ऊपर। आज टीवी बंद हो जाए, खत्म हो जाए, उसके बाद आप देखिएगा क्या सूरत हाल बिल्टअप होती है और कितना जलसा हो रहा है, कितने, मैं सिर्फ नूर की बात नहीं कि बाकी जलसों की बात बता रहा हूं। जामिया अशरफिया से रवाना हुए हैं मौलाना फजल रहमान साहब, अब और एक सिंबलाइज किया कि मैं क्यों जा रहा हूं वहां से, कैसे जा रहा हूं। और आपको पता है कि देवबंद की एक बहुत बड़ी तादाद है और खासतौर पर देवबंद की बहुत बड़ी तादाद वहां पर है। अहले हदीस का खास मकतबा फिक्र वहां पर मौजूद है गुजरांवाला के अंदर। कायरा जो है वो गुजरात के अंदर अगर कहीं पीपल्स पार्टी का कोई एक गढ़ है तो वो कायरा का खारियां का इलाका, लाला मूसा खारियां का इलाका, और वहां कोई नहीं और पर्टिकुलर ट्राइब है। या तो ये होता ना कि हमने मूवमेंट देखी 77 में, देखे ना, किसी को जरूरत नहीं होती थी जुलूस के अंदर जी। मरियम नवाज जैसी फिगर की जरूरत नहीं होती थी, असगर खान की जरूरत नहीं होती थी। यानी 3 महीने बगैर लीडर के जुलूस निकले हैं। ये होती है मूवमेंट। ये एक बड़ा मजेदार चल रहा है, बस ठीक है, आपके भी तकरीरें हो रही हैं, उसकी भी हो रही हैं। मैं एक बात बताऊं आपको, इजाजत पब्लिक एक मिनट के लिए, एक मिनट में मैं मलिक साहब आता हूं दिन ब दिन जी जी और साहब, पब्लिक जो है वो दिन ब दिन मायूस होती चली जा रही। इमरान खान से और मायूस हुई है, इनसे पहले मायूस थी। ये आप मुझे जनरल पब्लिक क्राउड जो है ना, मैं उम्र गुजरी है जलसों के अंदर शिरकत करते हुए और जलसों को कंट्रोल करते हुए जी, ठीक। देखिए वो फिजाई और होती है। नवाज शरीफ आखिरी दफा जब निकला है उस वक्त पब्लिक साथ थी, जब वो इफ्तिखार चौधरी की बहाली के निकला है। पता चलता था कि गुजरांवाला तक क्राउड कैसे चला है, किस तरीके से चला है। वर्कर्स के जुलूस और पब्लिक सपोर्ट दोनों में बड़ा फर्क होता है, नजर आ जाता है दूर। सही है जी। मलिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं असदुल्ला साहब यही औरिया साहब की थोड़ी सी जो तस्दीक करना चाह रहा था कि मॉडल टाउन से जब अदलिया बहाली तहरीक का जुलूस निकला है, मियां नवाज शरीफ निकले हैं तो 500 बंदे थे। ऐसा कभी नहीं होता कि मरियम नवाज निकली है तो 10 लाख बंदों ने रायगढ़ पहुंच जाना था, वहां से जुलूस लेके निकलना था। नवाज शरीफ वहां से निकले, कलमा चौक आते आते इतने लोग थे कि उन्होंने कंटेनर और जो बड़ी बड़ी गाड़ियां रुकावटें थी लोगों ने वहां से हटा दी। और उसके बाद पूरा फिरोजपुर रोड जो लोगों ने भरा हुआ देखा कि जगह जगह उनका काफिला चल नहीं रहा था। इसलिए ये कभी नहीं होता कि कभी एक शख्स निकले अपने घर से और उसके घर जुलूस के साथ शामिल। मलिक साहब आप यकीन रखते हैं कि वो जो कंटेनर हटे थे वो, मलिक साहब आप यकीन रखते हैं कलमा चौक पे कंटेनर जो हैं वो कारकुनों ने हटाए थे या कहीं से टेलीफोन आया था पुलिस को? जनरल कियानी साहब उस तहरीक के सपोर्टर ना होते तो कुछ भी नहीं होना था। जी हाँ, हम भी थे, मैं भी थे, मलिक अहमद खान साहब तादाद में थे जो लोगों को हटाया उसको, इतने ज्यादा नहीं थे। वो तो मैं इस डिबेट को आगे बढ़ा दें, लेकिन मलिक अहमद खान साहब मेरे साथ मौजूद है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है। मैं साहब कैसा चल रहा है आपका जलसा जो शुरू होने वाला है, रैली कैसी चल रही है? मैं यहाँ पर जो हम डिबेट कर रहे हैं वो ये कि क्या मुस्लिम लीग कारकुनों के अलावा वो जो पीटीआई के नाराज वोटर या सपोर्टर हो सकते हैं, या वो लोग जो महंगाई से नाराज है, जनरल पब्लिक को अट्रैक्ट कर पाए हैं आप लोग?
अच्छा देखिए, मैं खुद भी मरियम नवाज साहिबा की रैली के साथ हूँ, उनके साथ ही उनके घर से निकला हूँ। और मैं कोई पिछले लगभग कोई 5 घंटे से रिंग रोड का सफर तो समझें कि हमने को आधे पौने घंटे में तय कर लिया होगा। तो पिछले 5 घंटे से हमने हार्डली सिर्फ ये रावी का पुल और टोल क्रॉस किया है, आगे बेतहाशा पब्लिक है। मैंने अपने खुद भी मैं जिसका आप जिक्र कर रहे थे वो जजेस भाली तहरीक का, तो मुझे इस मोमेंटम में कुछ उससे फर्क नजर नहीं आ रहा। मैंने इस तरह का क्राउड, चार्ज क्राउड, सड़कों की साइड पे खड़े लोग जिस तरह से वेव कर रहे हैं, मेरे से कुछ आगे मरियम की गाड़ी है और उसमें जिस तरह से लोग वेव उनको कर रहे हैं दुकानों से, बाजारों से बाहर निकल के, वो लोग को पार्टी वर्कर्स नहीं है, वो कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी नहीं लग रहे, लेकिन उनका जो इजहार है वो बड़ा क्लियर है कि वो इस गवर्नमेंट के खिलाफ जिस तरह के वो अपने वो जैसे वी के साइंस और सिंबल्स बनाते हैं लोग, इस तरह से लोग सड़कों के किनारों पे खड़े हैं, पुलों के ऊपर खड़े हैं। हमें तो खदशा था कि ये जो ओवरहेड ब्रिज है इसके ऊपर इतनी बड़ी तादाद में लोग चढ़े हुए हैं कि खुदा न खास्ता को हादसा ही ना हो जाए। तो इस तरह की एक ओवरवेलमिंगली पब्लिक की रिस्पांस नजर आ रही है और दिस इज व्हाट एन ऑनेस्ट इंप्रेशन इज, जो मैंने आपसे कह लिया। बिल्कुल सही है। अच्छा जी शाह साहब, अब वो कह रहे हैं चार्ज क्राउड है और लोग जो हैं वो ऐसे लोग जो उनकी सिर्फ इस्तकबाल करने के लिए शिरकत नहीं करेंगे शायद जलसे में, लेकिन वेव कर रहे हैं, इनको वेलकम कर रहे हैं। अगर इस तरह का चार्ज क्राउड है तो फिर तो आप पॉजिटिव कहेंगे? खुशाइंद बात है। अगर वाकई वो सियासी कारकुन बाहर निकल रहा है, वो चार्ज हो रहा है और वो समझ रहा है कि मुझे पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा लेना चाहिए, फार अगेंस्ट की बात और है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन बुनियादी चीज़ है एजेंडा कि इस जलसे का या इस तहरीक का एजेंडा क्या है। अगर तो है इमरान हटाओ तहरीक, तो दो सूरतें हैं, या ये कामयाब हो जाएगी या ये नाकाम होगी। नाकामी की सूरत में भी ये एक अफसोसनाक पहलू होगा कि अपोजिशन मज़ीद कमज़ोर होगी। जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान ने पिछले साल धरना दिया, नाकाम हो गए तो अपोजिशन मायूस होकर बैठ गई और लोगों के अंदर भी मायूसी पैदा हुई कि इमरान खान के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। एक इसका पहलू है। दूसरी सूरत है कि ये कामयाब हो जाए, तो कामयाबी का क्या मतलब है, पैमाना क्या है। देखें, ये सूरत हाल मुझे नज़र आ रही है 99 की। उस वक्त एक बना था GDA, जिसको जनरल असलम बेग साहब गड्ढा कहते थे। वो तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हो गई थी जो उस वक्त मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ थी, और उनका 1 पॉइंट एजेंडा था कि नवाज शरीफ को हटाया जाए, नवाज शरीफ को जाना चाहिए, आगे क्या होगा कुछ नहीं पता। एक GDA का इजलास हो रहा था, ये 12 अक्टूबर से पहले की बात है, तो उसमें धुआंधार तकरीरें हो रही थी, नवाबजादा साहब भी थे, बाकी लीडर भी मौजूद थे। तो असलम बेग खड़े हुए, उसने कहा कि बात यह है कि आप ये कह रहे हैं कि 1 पॉइंट एजेंडा है, गो नवाज शरीफ गो, नवाज शरीफ चला जाए, तो आपका क्या ख्याल है कि आपके अंदर इतनी अहलियत सलाहियत है कि आप इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लें? एक बात। दूसरी ये है कि आपकी कोई इतनी बड़ी तहरीक मुल्क के अंदर मौजूद है जिसके नतीजे में इलेक्शन के बगैर कोई चाराकार न रहे। नहीं, ऐसी कोई तहरीक है ही नहीं, इस वक्त भी यही सूरत हाल है। तीसरा जो मुझे इम्कान नज़र आता है, आप मुल्क में मार्शल लॉ लगवाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि नवाज शरीफ जाए, खा फ़ौज आ जाए, खा कुछ गैर जमहूरी इक़दाम हो जाए। तो मैं फ़ौजी होने की बुनियाद पर आपके साथ नहीं दे सकता। मैं समझता हूँ इस सूरत हाल को, और वो वॉकआउट कर गए थे। इस वक्त जो मौलाना फजलुर रहमान की टोन है, बिलावल साहब की टोन है, मरियम साहबा की टोन है, वो ये है कि इमरान खान को जाना चाहिए। इमरान खान को कौन भेजे, किस उसूल के तहत भेजे, वो ये है कि वही भेजें जिनको आप खलाई मखलूक कहते हैं, जिनको कहते हैं इज्जत, वोट को इज्जत नहीं देते। मैं सर, और ये सब अगर 1 मिनट इस मुदाखलत का रास्ता अगर हमवार हो रहा है तो बहरहाल ये अफसोस पूछ लूं मलिक अहमद खान साहब, ये क्या आप इस जलसे से और इन जलसों से जो आप आइंदा दिनों में करने जा रहे हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या ये इमरान खान हटाओ तहरीक है? अच्छा देखिए मसूदुल्लाह, मैं तो जो भी इरशाद साहब कह रहे हैं और आपके पास औरिया साहब बैठे हैं, तो मुझसे ज़्यादा बेहतर हालात का अहाता ये दोनों अहबाब कर सकते हैं। मेरा तो एक सियासी नुक्ता नज़र होगा,
और मेरा एक पार्टीजन नुक्ता नज़र होगा, लेकिन मैं आपको ये बात पूरे वसूख से बता सकता हूँ कि इस तरह की सियासी जो सूरत हाल मुल्क में जो आज है, यानी मेरे पास इस चीज़ का एविडेंस है कि जो लॉज होते हैं, अगर उनको आप एज अ होल उन कवानीन को एज अ टूल ऑफ ऑपरेशन यूज करें ना, तो वो सोसाइटी का बुरा करती हैं। और अगर स्टेट्स ऐसा कर रही हों तो वो स्टेट्स जो हैं वो एक ऐसा निज़ाम वज़ा करती हैं जिसके साथ आपकी इस तरह की रिएक्शन उसके नतीजे में आनी एक बड़ी लाजमी जुज़ है। और दूसरी जो बात आप कह रहे हैं कि जो इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ एक बहुत बड़ा इस्तराब है अवाम के अंदर, अवामी इस्तराब है जी। जो लोग महंगाई से तंग हैं, जो लोग इनकी गवर्नेंस से तंग हैं, जो इनकी एक अच्छी खासी चलती मईशत का बेड़ा गर्क किया और फिर उसके ऊपर एक फॉल्स प्रेमिसेस पे जाके कभी के जी ट्रेड डिफिसिट्स थे, कभी बैलेंस ऑफ पेमेंट के डिफिसिट्स थे। मोटी बात ये थी कि 5.8 पे इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, ठीक है, ये उसको लाकर कहाँ पे फेंक के बैठ गए। तो सर क्या हासिल क्या करना चाहते हैं आप इस से, जो मेरा सवाल था? देखिए, हम चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, हमें इन इलेक्शंस पे बड़ा एतराज है। हम ये समझते हैं कि ये इलेक्शन से पहले ही रिग हो गए थे। हम ये समझते हैं कि इसमें जो रोल कॉन्स्टिट्यूशनली असाइंड थे उन रोल्स को कॉम्प्रोमाइज किया गया। एक साल पहले पंजाब गवर्नमेंट की मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ जी। इलेक्शन कमीशन के अहकामात से उसे फाइनेंशियल पावर्स विड्रॉ कर लिए गए, उनके एलोकेटेड फंड्स की यूटिलिटी के टाइम पे उनको रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया और वो मुकदमा उस वक्त तक नहीं लगा जब तक ये हुकूमत खत्म नहीं होगी। उस पर हमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस से बड़ा एतराज था, हमने बार बार उनके सामने दरख्वास्तें डाली और जब गवर्नमेंट खत्म होगी, इलेक्शन हो गए, उसके बाद उन्होंने उसका फैसला कर दिया और कहा ये गलत किया इलेक्शन कमीशन। कभी इस तरह का भी मजाक हुआ है। मुझे नैब पे सख्त एतराज है कि पंजाब की चलती गवर्नेंस पे जो ऑडिटर जनरल का रोल था वो नैब ने एज्यूम किया, रोविंग फिशिंग इंक्वायरीज की, हर डिपार्टमेंट के अंदर हमारी पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म एजेंडा थी। जो कंपनी, तो आप समझते हैं कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन आपका मुतालबा और आप चाहते हैं इमरान खान जाए और दोबारा इलेक्शन हो? राइट सर, पूरी तहरीक का जो हमारी जो हासिल है जी, वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन। राइट जी। मैं एक छोटा सा ब्रेक, मुझे रेस साहब की मैं राय लेता हूँ, ब्रेक से वापस आकर नसरुल्लाह मालिक साहब का कमेंट भी, एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। औरिया साहब, मलिक अहमद साहब बात कर रहे थे और वो कहते हैं कि हमारा एजेंडा ये है हुकूमत को घर भेजना और नए इंतखाबात करवाना। मेरा सवाल यह है कि इस मुल्क में हुकूमत को घर भेजने के जो मारूफ और गैर मारूफ तरीके या गैर आइनी और आइनी तरीके रहे हैं, उनमें से किसी एक का इम्कान आपको नजर आता है? पहली बात तो ये है कि इतना अजीबोगरीब किस्म की गुफ्तगू हो रही है। गुज़श्ता तकरीबन 30 साल से मैं इसी इलेक्शनिंग प्रोसेस का हिस्सा रहा हूं। पूरी की पूरी अपोजिशन मिल मिला के उन्होंने एक रास्ता निकाला कि केयर टेकर हुकूमत जो है वो अपोजिशन और उसकी दोनों की मिलकर होगी। उस केयर टेकर हुकूमत के पास इतने इख्तियारात होंगे, इलेक्शन कमीशन के पास जितने इख्तियारात हैं, मैं लीगली चैलेंज करता हूं सब कॉन्टिनेंट में बांग्लादेश और इंडिया के पास भी इतने शायद इख्तियारात नहीं है जितनी ऑटोनॉमी उनके पास है। क्या इलेक्शन कमीशन धांधली करता है? क्या ये जो बैठी हुई हुकूमत होती है ये धांधली करती है? और मेरा वे भी चैलेंज है कि इलेक्शन डे के ऊपर कोई शख्स अदालत के अंदर जाके साबित करे कि फलां जगह इस तरह ओपनली धांधली हुई थी, हो ही नहीं सकती। इलेक्शन का दिन ऐसा होता है कि अगर आप धांधली करने निकले तो आप पत्थर खा के घर पे आते हैं। जहां धांधली होती है, जिस जगह होती है और जिसका तरफ ये इशारा करते हैं, उनकी जुबान जलती है, वहां बात करते हैं और उंगली जलती है उस तरफ करते हुए, उस धांधली को तो ये खुद इनवाइट करते हैं। आप क्या समझते हैं, एक आदमी जब जीतने लगता है या हारने लगता है तो अपने मुखालफिन को किन रास्तों से, वो अगर आप उसको बंद कर दें, चलो छोड़ें, क्या आप अपनी मर्जी का, और ऐसा हमने देखा है, अपनी मर्जी का एसपी लगा के क्या आप अपने मुखालिफ उम्मीदवार के खिलाफ पर्चे नहीं बनवाते ताकि वो बैठ जाए? क्या आप अपने हक के उम्मीदवारों को बिठाते नहीं हैं? क्या आप उसकी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं करते? क्या अगर वो खत्म हो जाए तो आप सियासी तौर पे
आप कबायली तौर पे आप उस तरह प्रेशर डाल के लोगों के वोट नहीं खरीदते। ये सारी चीजें जो हैं ये रवा होती हैं। यहां कोई इंडिपेंडेंट इलेक्शन नहीं होते पाकिस्तान के अंदर। इंडिपेंडेंटली पाकिस्तान का 80% आदमी वोट नहीं देता। एक आदमी गुजर है तो मर जाएगा, गुजर को वोट देगा। हाँ, उसका सारी जिंदगी को भी सोचा, एक आदमी जाट है तो जाट को वोट देगा, बुकटी है तो बुकटी को वोट देगा। ये क्यों है? ये राय है? ये राय नहीं है। एक मजाक बनाया हुआ है कि जनाब इलेक्शन, अच्छा मुझे बता दें कैसे इलेक्शन कराएंगे, इलेक्शन कमीशन कैसे इंडिपेंडेंट हो जाएगा। आपने मिल मिला के एक रास्ता निकाला अपोजिशन ने और उसने कि केयर टेकर गवर्नमेंट हम बनाएंगे, वो इलेक्शन कराएगी। वो केयर टेकर भी आ गई। आपने इलेक्शन कमीशन को भी आजाद कर दिया, सब कुछ कर दिया। उसके बावजूद भी आप कहते हैं जी। अच्छा, फिर एक और बात बड़ी अजीब कि जी अंदर जो थाने उसके अंदर सिपाही खड़े होते थे। कोई दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है कि जो पूरी की पूरी अपने सबॉर्डिनेट को हुक्म दे कि हम तुमने धांधली करनी है तो सबॉर्डिनेट जो है बगैर कोई सबूत छोड़े धांधली करते हैं। पुलिस में नहीं होता ऐसा। एसपी अगर चाहे ना कि अपने 2 सिपाहियों को डेडिकेट करे कि जी फलां जगह तुमने वोट डलवाने, तो नहीं डलते। आपका मीडिया, आपके कैमरे, लोगों के मोबाइल, फलां का ये इतना कुछ है। लेकिन बस ठीक है, आपने मूवमेंट चलाए। मुझे बताइए, हुकूमत तो जा नहीं सकती, इलेक्शन कैसे कराएंगे? इनसे पूछ रहे, मैकेनिज्म बता दें, इलेक्शन कैसे कराएंगे। रास्ता आ गया, ये बात ठीक है। अच्छा, बेसिक आर्गुमेंट क्या है? और ये नसरुल्लाह माई साहब, बेसिक आर्गुमेंट जो है इस जलसे का या इस मूवमेंट का, आपके ख्याल में वो क्या है? वो धांधली है या वो महंगाई और बैड गवर्नेंस है? अगर वो धांधली है तो फिर तो ये, अगर हुकूमत बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है फिर भी ये मूवमेंट चलनी चाहिए क्योंकि धांधली हुई है और ये हुकूमत सही तरीके से नहीं आई हुई। तो बेसिक आर्गुमेंट आपके ख्याल में इस मूवमेंट के पीछे क्या है? देखिए, अवामी इश्यूज जो होते हैं वो अपोजिशन साथ लेके चलती है अपने एजेंडे के साथ। अब मसला क्या है? अभी औरिया साहब बात कर रहे थे कि जी धांधली एजेंडा नहीं है। धांधली वो समझते हैं, मुस्लिम लीग नवाज या पीपल्स पार्टी या मौलाना फजल रहमान इस बात को समझते हैं। उनकी एक पुख्ता राय है कि उनके साथ ज्यादती हुई है। अब माजी में भी होती रही है, इस पे बहस में हम लंबी बहस हो सकती है कैसे होती रही है। सवाल इतना सा है जो मैं औरिया साहब से इख्तलाफ करता हूँ, भाई आप रात को एक बंदा आता है, आपका टिकट लेके जाता है, सुबह वापस कर देता है। आपका एक शख्स सुबह रात एक पार्टी में होता है, सुबह दूसरी पार्टी में चला जाता है। फिर जो इतराजात उठे आपके इस इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर, दूसरा यह है कि आपके मुख्तलिफ ग्रुप्स क्या तोड़े नहीं गए? क्या लोगों की वफादारियां तब्दील नहीं की गई? क्या बलूचिस्तान के अंदर लोगों की वफादारियां तब्दील नहीं की गई? क्या इस वक्त जो कैबिनेट में बैठे हुए लोग हैं, इस वक्त कैबिनेट में बैठे हुए लोग, ये क्या इस इलेक्शन से पहले मियां नवाज शरीफ को अपना लीडर नहीं मान रहे थे? ये पहली मर्तबा हुआ सर। असेंबली की तकारीर निकाल कर क्या नवाज शरीफ ने जो कैबिनेट बनाई थी वो पहले काफी में नहीं रहे थे सर? नवाज शरीफ की कैबिनेट ये बताओ, अगर एक माजी में भी गलत हुआ है, इस दफा भी गलत हुआ है। सवाल समझना ये है कि जो आज एक बंदा कह रहा है कि आज वो इमरान खान साहब को लीडर मानता है, तब्दीली की अलामत समझता है, माजी की हुकूमत गलत थी। वो खुसरो बख्तियार साहब उसकी पुरानी तकरीर निकाल के देख ले कैबिनेट में, वो ये कह रहे थे कि इस वक्त मियां नवाज शरीफ कौम का निजात है। इसलिए जो वफादारियां तब्दील करते रहे हैं माजी में या अब करते रहे हैं, उस पर एतराजात उठते हैं। फिर आपके इलेक्शन वाले दिन और ये सब बात कर रहे थे, लोगों ने बहुत एतराज किए। जिस हल्के से मैं बिलोंग करता हूं सरगोदा में, उस हल्के के अंदर भी रात काउंटिंग पूरे मुल्क की हो गई। आप सुबह 6 बजे औरिया साहब कह रहे हैं, औरिया साहब का सवाल है कि ये रुकेगा कैसे? आपके ख्याल में कैसे रुकेगा ये प्रोसेस? रुकेगा कैसे? रुकेगा कैसे? सारी जमातों को, सारी सियासी, कौन तब जी राइट सर। अच्छा, मुझे एक, ये सब मुझसे बेहतर जानते हैं कैसे तब्दील होती है। जी ठीक है, मुझे सर अगर इजाज़त दें तो खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बिलावल भुट्टो के काफिले के साथ चल रहे हैं, हमारे रिपोर्टर हैं। खालिद हंजा साहब, मुझे ये बताइए कि पीपल्स पार्टी के बारे में, पंजाब में उनकी सपोर्ट उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि उनका इलेक्टोरल सपोर्ट उस तरह से नहीं रही है पिछले कुछ अरसे में। तो ये चीज़ क्या उनके काफिले या उनकी मूवमेंट या उनकी पार्टिसिपेशन पर असरअंदाज हो रही है, या कायरा साहब की अपनी जो सपोर्ट हल्के में मौजूद है वो उसको साथ लेकर चल रहे हैं, या पूरा पंजाब से आई है? कैसे आप देख रहे हैं? बिल्कुल, ये जो काफिला जा रहा है ये बिलावल भुट्टो की मौजूदगी में पंजाब भर के लोगों ने यहाँ पर आकर अपने ज्ञानी के बिलावल भुट्टो से मुलाकात की और मुलाकातों के बाद ये काफिला सारा दिन चलता रहा। शाम से चंद घंटे कबल ये काफिला लालागुसर से चला, जहाँ से गुजरात के बाद वजीराबाद में इसने पड़ाव दिया। वहाँ पर बिलावल भुट्टो, राजा परवेज अख्तर, कमर जमान कायरा और दीगर ने साथ दिया।
उसके बाद ये काफिला रमादावा होता हुआ दक्षिण और राहवाली से गुजर कर नासिरीन की तरफ जा रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि पीडीएम के इस जलसा में हुकूमती जज के खिलाफ बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी के स्पीकर जो मेन बयानबाज हैं उनकी मौजूदगी में भी इतनी जो लोगों की जम्मे गफीर है वो तो नजर नहीं आया। अलबत्ता गाड़ियां नजर आई हैं और ये जो गाड़ियां चिनाब टूल प्लाजा पर इनमें अक्सर बेशतर गाड़ियों ने टूल टैक्स ही नहीं अदा किया है। इसके साथ साथ ये जो गाड़ियां इसका जो काफिला चलता हो सही है जी बिल्कुल जी ये काफिला जब ये वजीराबाद से निकलता है तो उसके बाद जीडी रोड पर दीगर गाड़ियों को साथ मिलाता हुआ एक लंबा काफिला नजर आ रहा है। अभी ये काफिला क्राउड है बिलावल के साथ पीपल्स पार्टी का एक इम्प्रेसिव क्राउड है। आप मुतासिर कौन क्राउड है आपके ख्याल में? जी बिल्कुल ऐसा ही है जिसमें राजा परवेज अशरफ है, कमरजमान कायरा है, मंजूर वसाम है और पीपल्स पार्टी के वाहिद जो MP है पंजाब असम्बली में हसन मुर्तजा वो भी उनके साथ हैं। इनके अलावा जो इलाकाई सियासी लोग हैं वो भी इनके साथ चल रहे हैं। जी ठीक बिल्कुल सही है। कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट उनके साथ भी जो राजा परवेज अशरफ साहब का जो हल्का है वहाँ से उनके और उनके साहबजादे एक अच्छी एक पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो वहाँ से क्राउड साथ में आया होगा। यकीनन एक अच्छे खासे वोट मलाला मूसा से कारियाँ से खुद भी कमरजमान कायरा साहब ने भी लिए थे। तो ओवरऑल अब किस तरह से आप देख रहे हैं? मैं एक और सवाल इरशाद साहब आपकी तरफ लेकर आना चाहता हूँ, वो ये है कि इस मूवमेंट को बनाने में खुद हुकूमत की स्ट्रेटजी ने कितना काम किया है? कहा जाता है कि आप रोक टोक करते हैं, जब आप रुकावटें खड़ी करते हैं, जब आप बैनर्स उतारते हैं, जब आप कंटेनर्स लगा देते हैं तो कारकुनों में गुस्सा आता है और वो उस गुस्से का इजहार करने के लिए फिर जिन्होंने नहीं आना होता वो भी आते हैं। तो आपके ख्याल में ये जो रुकावटें डाली गई हैं इसकी हुकूमत को ज़रूरत थी? देखिए, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 86 में पाकिस्तान आई थी 10 अप्रैल को उस वक्त उनके साथ 2-3 चीज़ें थीं जो इस वक्त की जो लीडरशिप है उनके पास वो चीज़ें नहीं हैं। नंबर 1, वो पहली एक नौजवान खातून थी सियासत में जिनके वालिद फांसी चढ़े थे और लोगों के अंदर एक हमदर्दी के जज्बात थे। नौजवान खातून थी जिन्होंने जेल भुगती थी, जिनके वालिद को फांसी दी गई थी, जिनकी पार्टी को इक़्तिदार से महरूम किया गया था और तकरीबन कोई उस वक्त 10 साल हो गए थे, तकरीबन 9 साल हो गए थे और उन पर, उनके कारकुनों पर, पार्टी पर, लीडरशिप पर सख्तियाँ हो रही थी। जी। तीसरा पॉइंट जो था वो था एक फ़ौजी हुकूमत थी और उसने इलेक्शन कराए थे और इलेक्शन में लोगों ने बायकाट किया था और गैर जमाती असम्बली वजूद में आई थी जिसको जमाती बनाने की कोशिश कर रहे थे जनाब मोहम्मद खान जुनेजो साहब। तो तवक्को ये थी कि एक बहुत बड़ा क्राउड होगा और बहुत बड़ा मसाइल हुकूमत के लिए खड़े हो सकते हैं। मोहम्मद खान जुनेजो ने कहा और मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, उनका भी ये फ़ैसला था, चौधरी सदात साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि उन्होंने कहा कि बिल्कुल कोई हम किसी किस्म की रुकावट खड़ी नहीं करेंगे। उस वक्त 86 में मीनार पाकिस्तान पर तारीख़ का बड़ा जलसा हुआ या बड़े जलसों में से एक जलसा हुआ और 87 में एक साल के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ख़ुद इतनी मायूस हो चुकी थी अपनी तमाम तर मकबूलियत के बावजूद, बड़े बड़े जलसों के बावजूद कि उन्हें समझ नहीं आती थी कि क्या किया जाए, क्योंकि उन्होंने एक तहरीक चलाई जो तहरीक ख़िज़ां जिसको कहा जाता था वो नाकाम होगी, एक बहार में तहरीक चलाई वो नाकाम होगी और वो मायूस हो गई थी। फिर 88 में जनाब ज़ियाउल हक ने उनकी मदद की, असम्बलियाँ तोड़ के उनके लिए हालात। ये जो पाबंदियाँ लगती हैं इसका हमेशा अपोजिशन को फ़ायदा होता है। जब इमरान खान साहब ने, मौजूदा हुकूमत ने ये फ़ैसला कर लिया कि हम इजाज़त देंगे ये जलसे जुलूस करें, हम भी करते रहें, तो फिर ये कंटेनर खड़े करने की ज़रूरत नहीं है, रुकावटें डालने की ज़रूरत नहीं है। आप खुली छूट दे दें, ख़ुद ब खुद जो है वो सारा इनका ज़ोर है वो टूट जाएगा, क्योंकि लोगों को पता है कि इन जलसे जुलूस से हुकूमतें तब्दील नहीं हुआ करती। जी। अब जो दूसरा पहलू है ना वो ज़रा गौर करने का है। ये जो हम इलेक्शन में धांधली और जमहूरियत की बहाली और वोट, देखें ये काम अपोजिशन नहीं करती, ना अपोजिशन कर सकती है, ये करना होता है काम हुकूमत ने कि शफाफ इलेक्शन कैसे होने हैं, कवानीन बनाने हैं, ज़ाब्ते अखलाक बनाना है। ये काम जमातें मजबूत होंगी, जमहूरियत मजबूत होगी, ये हुकूमत करती है, अपोजिशन नहीं कर सकती। जब आपको हुकूमत मिलती है उस वक्त तो आपको जमहूरियत भी भूल जाती है,
आपको वोट की इज्जत भी भूल जाती है, आपको इलेक्शन धांधली भी भूल जाती है। क्या जो कमीशन बना था, नवाज शरीफ साहब ने और इमरान खान ने कमीशन बनाया था 2014 में और 15 में उसकी रिपोर्ट आई थी, गालिबन नासिरुल मुल्क साहब उसके सरबराह थे, क्या उस रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया था कि किस तरीके से हलकों में धांधलियाँ हुई हैं, कौन कौन सी खिलाफ ज़ाब्ता बातें हुई हैं और आइंदा इलेक्शन को शफाफ कैसे बनाया जा सकता है? सबसे अहम सवाल मैं अपने पैनलिस्ट के सामने रखूंगा और सवाल यह है कि आज का जो जलसा है ये सियासी तौर पर क्या असरात मुरतब करेगा, इसका इम्पैक्ट क्या होने जा रहा है पाकिस्तान की सियासत पर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद। और ये साहब, क्या इंपैक्ट होने जा रहा है पॉलिटिकली इस जलसे का? देखिए कुछ भी नहीं, मैं आपको बताया ना कि एक बहुत अच्छी थी, एक शानदार किस्म की गैदरिंग होगी, पब्लिक एक्सचेकर खर्च होगा, सब कुछ होगा, चलता। मुझे आज तक ये समझ नहीं आती कि वो एक आदमी जो अपने आप को अवामी नुमाइंदा कहता है, जो कहता है मेरे पीछे 1-1.5 लाख वोट है, उस शख्स को शर्म से मर नहीं चाहना चाहिए कि 18 ग्रेड के एक अफसर की बुनियाद के कहने का। अच्छा, मैं एक और ये साहब, एक मिनट जरा मैं आपसे माजरत चाहूंगा। फवाद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब, कैसा लग रहा है आपको जलसा? आप कह रहे थे कि इमरान खान ही भर सकते हैं सिर्फ जलसे को या जलसा गाह को, तो ऐसा तो लग रहा है कि पीएमएलएन ने भी भर दिया है या पीडीएम ने? अभी तक तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई जलसा गाह में बहुत लोग हैं और इम्प्रेसिव है, लेकिन भर भी जा सकता है, इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। असल बात तो ये है कि बयानिया थोड़ा सा, ये मुझे अलबत्ता जरूर प्रॉब्लम है कि ये SOPs जो कोरोना की हैं वो बिल्कुल फॉलो नहीं हो रही, और ये हमारी जो मेहनत है एक पाकिस्तान में जो हमने खुद को कोरोना से बचाया है, वो ना हमारी मेहनत सारी हकारत ना हो जाए, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे उन्होंने लोग जो हैं वो इकट्ठे किए हैं और पूरे पाकिस्तान से जो मुख्तलिफ छोटे जुलूस हैं, जलसे हैं, वो आए। तो उसमें यह है कि ये हमारा कोरोना का जो एक प्रॉब्लम है वो ना इफेक्ट हो। तो इसमें जुबैर साहब ने ये कहा था पिछले हमारे प्रोग्राम में कुछ अर्सा पहले, उन्होंने कहा कि अगर पीटीआई संजीदगी के साथ संजीदा लोगों को हमारे पास वफ्द के तौर पर भेजे और कहे कि कोरोना की बड़ा संजीदा मसला है और आप इसको मुलतवी कर दें कुछ अर्से के लिए, तो हम इस पर गौर कर सकते हैं। आप नहीं समझते कि हुकूमत को ये करना, अगरचे एक फोरम मौजूद है जिसमें सब लोग मिलकर बैठते हैं पॉलिटिकली, लेकिन क्या एक एफर्ट की जा सकती थी ऐसे, या अब की जा सकती है आइंदा के लिए? देखिए बात यह है कि ये तो प्राइम मिनिस्टर ने असेंबली में बात की थी कि हम तो अगर अपोजिशन से हम इसके अलावा भी बाकी सारी बातों पे बातचीत के लिए तैयार है। सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि जो 8 इनका प्रॉब्लम यह है कि ये जो 8 केसेस हैं लीडरशिप पे, ये उससे बाहर नहीं निकल रहे। ये कहते हैं इनकी तमाम जो मुज़ाकरात हैं वो ये हैं कि जो जरदारी साहब के केसेस हैं जो तकरीबन 5000 करोड़ रुपए के केसेस हैं, इसी तरीके से ये जो शहबाज शरीफ साहब का तकरीबन अब ये केस 25 बिलियन का है, ये एक केस, और इसके बाद नवाज शरीफ और मरियम नवाज के केस हैं। ये कहते हैं इन केसेस को आप सामने रख के तो सारी निगोशिएशन करें, वो देखिए वो मुश्किल है, उस तरह से नहीं होगा। हम जो अकाउंटेबिलिटी है उसके ऊपर ये, क्योंकि पैसे पाकिस्तान के लोगों के हैं, हमारे तो नहीं है, तो उस पर आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं उन पर तो बिल्कुल बातचीत हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इसका पॉलिटिकली इम्पैक्ट देखते हैं अगर ये जलसा कामयाब रहता है फवाद चौधरी साहब, क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए ये इंस्टेबिलिटी तो आती है इस तरह की जलसों से या इस तरह की तहरीकों से, इंस्टेबिलिटी तो डेफिनेटली आती है, और स्पेशली जब हम ये देखते हैं कि चूंकि पीपल्स पार्टी और PMLN के पास अपनी बहुत स्ट्रीट पावर नहीं है, तो उन्होंने फजलुर रहमान साहब के ऊपर रिलाई किया है, और वहाँ पे मदरसे के बच्चे जब डंडा बरदार या इस तरह के बच्चे वो निकलेंगे, एक मजहब का कार्ड का यूज का भी है और ओवरऑल भी एक इंस्टेबिलिटी है जो कि हो सकती है। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब शिरकत करने के लिए। औरिया साहब, देखिए मैं आपको बताऊं, दूसरा सवाल यह है कि अगर ये जिस वक्त आप एक पार्टी में होते हैं और एक 18 ग्रेड का अफसर आपको फोन करता है और आप कहता है आप बैठ जाएं, और आप बैठ जाते हैं, या कहता है फलां पार्टी का टिकट लें और आप ले लेते हैं, और वो कामयाब हो जाते हैं या हार जाते हैं दूसरी तरफ आपके मुखालिफ, तो आप मुझे ये बताइए क्या आपको हक हासिल है इस कौम के सामने खड़े होकर कहने का? आपको तो गैरत और इज्जत वहां दिखानी चाहिए ना, आपको तो हमीयत वहां दिखानी चाहिए। फिर आप कहते हैं हम 1 लाख लोगों को नुमाइंदा हैं। पाकिस्तान को इन्होंने कंफ्यूज करके रख दिया है। ये सारे वो लोग हैं
कि जिन्होंने मुंह को खून लगाया है सबको, जी कौन है जिसने ये खून नहीं लगाया? कौन है जिसने इस मुल्क को तबाह नहीं किया इस मामले के अंदर खड़े होके? आज आपके लीडर बनने खड़े होते हैं। मैं हर पार्टी की बात करता हूं, हर पार्टी का लीडर जो भी ये खड़ा है, आज इसको मौका मिले ये जुलूस छोड़ के चले जाएंगे। सही है, मगर इसका आप कह रहे हैं कोई एक- मीटिंग नहीं एक- हुआ? एक- नसरुल्लाह मलिक एक- साहब अभी एक चलते छोटी सी- सर जी, और ये सब एक मेरे ख्याल में सर, असदुल्लाह साहब एक वाकया सिर्फ एक छोटा सा वक्त कम है सर, जरा एक- शाह एक मुख्तसरन सिर्फ बताइए। एक जुमला है, एक जी जुमला है। जी जुमला। मियां नवाज शरीफ साहब 2007 में मुल्क में तशरीफ लाए थे। 13 तक एक ज़िमनी इलेक्शन में उन्होंने कागजात दाखिल किए थे। 13 तक किसी ज़िमनी इलेक्शन में इलेक्शन नहीं लड़ा उन्होंने। उसकी क्या वजह थी? अगर आपने एक मुआहदा किया था, उस मुआहदे के आप इतने पाबंद थे कि 13 तक आप असम्बली में नहीं गए, उस मुआहदे को मान के बैठे रहे। अगर आपकी ये हालत है तो आप MNA से MPA से क्या तवक्को करते हैं बेचारे जी। कि वो जनाब ना माने किसी की? जी मलिक साहब, असदुल्लाह साहब आपने ना वैसे फवाद चौधरी साहब का जिले के तजिया मेरे ख्याल में ना तसल्ली करा दी है, और ये सब कम अज कम तसल्ली करा दी है। तो कैसे जलसों से कुछ नहीं होता। 3 जुमले में सुनाता हूं जो फवाद चौधरी साहब ने कहा है, सुन लें। फवाद चौधरी साहब ने 3 जुमले के, एक तो यह कि ये कोरोना है जलसे ना करें, सुन लें। लियाकत बाग पिंडी में चंद दिन पहले PTI ने अपना जलसा किया है और आज उनको कोरोना याद आ गया है, पहली बात। दूसरी बात कहेगी मौलाना फजल रहमान के कारकुन हैं जी, लट्ठे उनके हाथ में, डंडे उनके हाथ में है। त्याल कादरी के डंडे लेके इस्लामाबाद गए थे, अब इनको डंडे याद आ गए हैं। तीसरी बात कि आपके जवाब में उन्होंने कह दिया कि हुकूमतें गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हो जाती है, इंस्टेबिलिटी आती है, अदम इस्तेकाम आता है, और ये सब कहते हैं कुछ नहीं होना, घर चले जाएंगे। ये हुकूमत की चूल्हे हिलना शुरू हो गई हैं, नहीं, ये नजर आना शुरू हुई फवाद चौधरी साहब को, और ये सब नजर नहीं आएंगी। चूल्हे हिलना शुरू हो गई हैं। मलिक साहब नहीं, एक मिनट मेरा जवाब सुन लें। मलिक साहब, मैं PTI उसके हाथ में नहीं हूं। ये वो दोनों बिटेर और मुर्गे हैं जो लड़ेंगे और आएगा कोई और। मैं ये कहता हूं, मैं पहले दिन से यही कहता हूं। अगर चूल्हे हिले, इमरान खान घर, अपोजिशन का लेकिन एजेंडा ये है मरियम नवाज को कुछ नहीं मिलता। अगर एजेंडा ये है कि किसी को फवाद लाना साहब है मान तो गए, आज फिर ये फवाद चौधरी साहब कामयाब आपके हो मुनामे जाएंगे। मान के गए हैं। अगर ये एजेंडा ये लेके चल रहे हैं कि और किसी जाए और ना, को कोई लाना है तो जाए। शायद कामयाब हो जाएंगे, जी लेकिन वो फिर ठीक है, फिर कामयाब है। चलें जी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम करने के लिए। ओरिया साहब, इरशाद आरिफ साहब और नसरुल्लाह मलिक साहब, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।